हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपने एनसीईआरटी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 9 का चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो भी हमारे इस वीडियो से जुड़ रहे हैं, जो भी हमारे इस चैनल पे आ रहे हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। 6, 7, 8 क्लास की साइंस कंप्लीट हो चुकी है, सोशल साइंस चैनल पे चल रही है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ये सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं। किसी भी चैप्टर में अगर कोई भी डाउट आता है, किसी भी चैप्टर के एक्सरसाइज में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। इस पूरी अर्थ पे, पूरे यूनिवर्स पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो किसी ना किसी यूनिट से मिलकर बने हैं। जैसे कि आप मान सकते हैं पूरी वॉल है, जो घर बनता है, घर की जो दीवारें हैं वो एक ईंट से बनती हैं। जब बहुत सारी ईंट इस तरीके से मिलती है तो पूरी दीवार और फिर घर बन जाता है। उसी तरीके से जो लिविंग बींग्स हैं वो एक सेल से मिलके बनते हैं। बहुत सारी सेल्स इकट्ठी होती हैं, फिर वो टिश्यूज़ बनाती है, टिश्यूज़ के बाद ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है, एंड फिर क्या होता है, पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो हम यही सारी चीज़ें चैप्टर में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेल। सेल के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। सेल के अंदर क्या क्या होता है, सेल का काम क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से वो बॉडी के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले क्या होता है, रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले सेल को देखा कैसे, एक कॉक ली, ट्री का जो हमारा बाक होता है, एक डेड सेल ली वहाँ से, और फिर उसको जो सिंपल माइक्रोस्कोप था उसमें ऑब्जर्व करके देखा। 1665 की बात है। उनको कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, उनको जैसे हनी कॉम्ब होता है ना, मधुमक्खी का छत्ता, उस तरीके से उसमें ऐसे दिखाई दिए ये तो सेल उनको इस तरीके से दिखाई दी। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने इनको क्या नाम दिया, जो छोटे छोटे से रूम्स बने हुए थे ना, इनको उन्होंने सेल नाम दिया। क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। तो लैटिन वर्ड है ये एक, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम, छोटा सा रूम। दिस मे सीम टू बी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट, बट इट वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। ठीक है, दिस वॉज वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट सेपरेटस यूनिट। पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी ने इस तरीके का कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। किसी ने पहली बार लाइफ की यूनिट्स को देखा था, किस तरीके से जो सेल है उसके अंदर यूनिट्स होती हैं, बहुत सारी है ना। द यूज ऑफ वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दीज यूनिट्स इज बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इज बायोलॉजी। तो ये यूनिट हम सेल की तरह देखते हैं कि हमारे सेल के अंदर बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारे रूम होते हैं। चलिए, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से बने होते हैं, किस चीज़ से बने होते हैं। तो एक्टिविटी 5.1 में आपको क्या करना है, तो अनियन की वाइट से एक लेयर होती है, थिन लेयर अनियन के ऊपर, उसको उतार लेनी है, उसको माइक्रोस्कोप के अंडर आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करके देखना है। तो आप देखेंगे कि आपको इस तरीके से वहाँ पे चैम्बर से दिखाई देंगे बहुत सारे, ये वाले छोटे छोटे जो रूम्स हैं, ये सेल्स हैं, और ये बीच में जो ना, ये न्यूक्लियस होता है सेल का। अब आप कोई सी भी सेल लेके देख लीजिए किसी भी चीज़ की, तो आपको हर जगह पे ये इसी तरीके का आपको पैटर्न दिखाई देगा। सारी सेल्स इसी तरीके की होती है। तो व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स, ये जो स्ट्रक्चर्स हमने देखे हैं ये किस तरीके के हैं। क्या ये सारे जो आपने सेल्स लिए, सेल्स मतलब जो हमने अनियन पील ली थी, है ना, अनियन की एक पील ली थी, थिन सी लेयर ली थी, उसको आप क्या कीजिए, कुछ बड़े पीसेस ले लीजिए, कुछ छोटे पीसेस ले लीजिए, कुछ आधे काट दीजिए। सब में आप क्या देखेंगे, आपको सबके अंदर इस तरीके का चैम्बर सा ही दिखाई देगा, इस तरीके के रूम ही आपको सब में दिखाई देंगे। सारी जो लेयर हैं उनमें सब में आपको सेल दिखाई देंगे। तो क्या वो सारे जो रूम्स, जो सारे सेल्स दिखाई दें, वो एक जैसे आपको दिखते हैं? मतलब सेल हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से ही मिलकर के बने हुए हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हमने देखे किस तरीके के हैं, दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर। ये सारे स्ट्रक्चर जो हमने देखे अलग अलग थिंग काट के, छोटी लेयर में या बड़ी लेयर में हमको कैसे दिखाई दिए, सारे स्ट्रक्चर एक जैसे दिखाई दिए। टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर। जब एक साथ मिले तो उन्होंने क्या बनाया, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना दिया। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट अनियन बल्ब्स ऑफ डिफरेंट साइजेस हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। तो हमने क्या किया था इसमें कि डिफरेंट स्ट्रक्चर की जब हमने सेल्स ली, ऑब्जर्व करी, तो हमें क्या दिखाई दिया, सब कुछ सिमिलर दिखाई दिया, है ना। द सेल्स ऑफ द अनियन पील विल ऑल लुक द सेम रिगार्डलेस द साइज ऑफ द अनियन दे कम फ्रॉम। बस उसके साइज में डिफरेंस था। क्यों कि हमने कहीं पर थिन लेयर जो हमने ली थी वो कहीं पर बड़ी ली थी, कहीं पर छोटी ली थी, लेकिन हमें जो उनके अंदर के सेल्स थी वो सब में दिखाई दी थी। दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट वी आर सी द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ
द अनियन बल्ब। तो हमने क्या देखा कि ये जो सेल जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दिए ये उस पूरे अनियन के क्या बेसिक यूनिट है, इन्हीं सब से मिलकर क्या वो पूरा अनियन बना है। नॉट ओनली अनियन, सिर्फ अनियन ही, और भी जितने सारे ऑर्गेनिज्म है सब इसी तरीके से सेल्स से मिलकर बने। सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल सबसे पहले किसने डिस्कवर करी है? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। और इन्होंने कैसे की थी? कॉक की स्लाइस ली थी डेड सेल और सिंपल माइक्रोस्कोप में इन्होंने देखा था। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट का नाम आता है ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने 1674 में एक्सपेरिमेंट किया और यहाँ पे जो उनके पास माइक्रोस्कोप था थोड़ा सा इम्प्रूव था, तो उन्होंने क्या करा, पॉन्ड वाटर के अंदर जो भी लिविंग सेल्स होती है उनको ऑब्जर्व किया था। तो इट वाज रॉबर्ट ब्राउन 1831 हु डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल। और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, किसने बताया? रॉबर्ट ब्राउन ने बताया हमें। कब? 1831 में। तो इम्पॉर्टेंट बातें इन सबको नोट कीजिएगा आप। पुरकिंजे इन 1839 कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। तो पुरकिंजे ने 1839 में एक टर्म दी जिसका नाम था प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, कि जैसे आपकी सेल है, न्यूक्लियस हमको इसके अंदर पता चल गया न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर मतलब एक सेल के और न्यूक्लियस के बीच में ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ये हमें पुरकिंजे ने बताया है 1839 में। द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड दैट सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमें किसने बताया है? स्क्लिंडेन एंड शेरवन ने थ्योरी बताई है कि जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सभी इन सेल से मिलकर बने हुए हैं। 1839 की बात है। द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय वर्को। फिर आगे बहुत सारे साइंटिस्ट के ऐसे नाम मिलेगा जिन्होंने सेल्स के ऊपर बहुत सारा काम किया। ठीक है, आगे देखो 1940 में भी है। इट वाज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो 1940 तक आते आते इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यहाँ पे इन्वेंशन हो गया है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजोल्यूशन पावर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो ये आपको अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है सेल का वो भी अच्छे से आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो द इन्वेंशन ऑफ द मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोप वर्ल्ड। जिस तरीके से मैग्नीफाइंग लेंसेज इन्वेंट होते जा रहे थे, डिस्कवर होते जा रहे थे, वैसे ही हमने नई नई थ्योरीज जानने के लिए मिली। ठीक है, माइक्रोस्कोप अच्छे हुए, बेहतर होते गए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आए सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद, फिर यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए। इट इज़ नाउ नोन दैट द सिंगल सेल में कंसिस्ट ऑफ होल। यहाँ पे बोला गया है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि सिंगल सेल से बने होते हैं, जो कि सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में अमीबा है और कैलिमिडोमोनाज, पैरामीशियम और बैक्टीरियम, ये सारे कैसे होते हैं? सिंगल सेल होते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म, इनको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर बोलते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? यूनि मतलब एक और सेलुलर का मतलब सेल, एक सेल से बना हुआ। ऑन द अदर हैंड बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मतलब बहुत सारे और सेलुलर का मतलब सेल से बने हुए, बहुत सारी सेलों से बने हुए। एग्जाम्पल में फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स सब आते हैं। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं सब के सब सिंगल सेल से ही बनते हैं। ठीक है, फिर ये सिंगल सेल फर्दर डिवाइड करेगी तो ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 बनेगी। जैसे हमने बताया था कि बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाएंगी, फिर ऑर्गन बनाएंगी, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगी, फिर ऑर्गेनिज्म बनाएंगी। तो इस तरीके से चलता है। ऑल सेल दस कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितनी भी सेल्स बनी हैं, जितनी भी सेल्स बनती हैं, पहले कोई ना कोई सेल होगी जिससे वो फर्दर डिवाइड होकर आगे वो बनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। We can try preparing temporary amount of leaf peel, tip of the roots of the onion और even peel of onions of different sizes। आप यहाँ पे अलग अलग तरीके की लेयर्स ले सकते हैं, या तो कोई पत्ती ले सकते हैं, है ना, पेड़ की रूट ले सकते हैं, अनियन की पील ले सकते हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें ले लिया आपने। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? इन सब के जो सेल हैं, इनके जो स्ट्रक्चर हैं, डिफरेंसेस कैसे हैं इनमें, उसको ऑब्जर्व करेंगे। सम ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड। हम क्या देखेंगे? बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर जो बहुत सारी तरह की, बहुत सारी साइज़ की, बहुत सारी शेप्स की सेल्स होती हैं। तो जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल वाला जो भी ऑर्गेनिज्म वो तो सिर्फ एक ही सेल से बनेगा, लेकिन जो मल्टी सेलुलर वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। वो अलग अलग साइज़ की होंगी, अलग अलग शेप की होंगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लड सेल्स आपकी ओवल शेप की है, नर्व सेल्स देख सकते हैं, ये देखिए आप, ये आपके नर्व सेल है, ये आपकी बोन सेल है, इस तरीके के ना। द शेप एंड साइज ऑफ सेल आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ दे परफॉर्म। ये जो साइज और शेप्स होती हैं सेल्स का, ये अपने अपने अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप। कुछ ऐसी जो अमीबा वाली हमने सेल्स पढ़ी हैं, जो सिंगल सेल हैं, वो क्या करती हैं? हमेशा अपना शेप जो होते हैं चेंज करती रहती हैं। और कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो कभी भी अपना शेप चेंज नहीं करती। एग्जाम्पल में हम कौन सी लेंगे? नर्व सेल। नर्व सेल का स्ट्रक्चर देखिए कैसा है, ये देखिए, ये नर्व सेल का स्ट्रक्चर है, बहुत रिजिड सा होता है ये कभी भी अपनी शेप को चेंज नहीं करती। ठीक है,
और अगर पूछा जाए कि कौन एक सेल का ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो अपनी शेप चेंज करती है, तो अमीबा का नाम देंगे आप। Each living cell has capacity to perform certain basic function that are characteristics of all living forms। तो जितनी भी सेल्स हैं, जितनी भी लिविंग सेल्स हैं, वो क्या करती हैं, एक तो खुद में अपना काम परफॉर्म कर रही होती है, और किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर जिसके अंदर सेल्स हैं, देखिए ये है एक सेल, ये खुद के लिए अपना भी काम परफॉर्म कर रही है, इसको खुद को भी तो एनर्जी चाहिए, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, बहुत सारी, जैसे हमारा एक बॉडी है, बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन है, तो ऑर्गन अपना अपना काम करने के लिए एनर्जी लेते हैं ना, उसी तरीके से सेल के पास भी बहुत सारे ऑर्गन होते हैं जो इसके अंदर, उनको ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो ये जो इसके अंदर काम करेंगे तो उनको एनर्जी चाहिए, फिर जब उसको एनर्जी पूरी मिल जाएगी सेल को, तभी तो वो बॉडी के लिए काम करेगी, तभी तो बॉडी के लिए काम परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पे यही बोला गया है। चलिए, हाउ डज लिविंग सेल परफॉर्म दिस फंक्शन। लिविंग सेल जो होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। वी नो दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बीइंग। हमने देखा कि किस तरीके से, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, जैसे आदमी होते हैं, जैसे एक फैमिली है, फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, तो कोई जॉब करेगा, कोई घर पे खाना वाना बनाते हैं ना, तो हमारे क्या काम बटे हुए होते हैं कि आप ये काम करेंगे, आप वो काम करेंगे। उसी तरीके से लिविंग बींग्स है या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, तो उनका भी काम बटा हुआ है कि वो अपने अपने हिसाब से जो उनको काम मिला वो अपना अपना काम करते हैं। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ये तो सही बात है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर डिफरेंट काइंड की सेल्स हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, वो अलग अलग काम करते हैं अपने। द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट टू पंप ब्लड। जैसे कि ह्यूमन बॉडी के पास हार्ट है, वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। स्टमक क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है। सब अपना अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, उनके अंदर की जो सेल्स है अलग अलग अपना काम परफॉर्म कर रही है। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। तो एक सिंगल सेल के अंदर भी हम ये काम किस तरीके से बटा हुआ है वो हम सिंगल सेल के अंदर भी देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा था कि सेल के पास भी और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो अपना अपना काम करते हैं। तो कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं सिर्फ एक सिंगल सेल के लिए। अभी सिर्फ सिंगल सेल की बात हो रही है, और ये जब सिंगल सेल कंप्लीट हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा इसके पास, तो ये बॉडी के लिए काम करेगी। तो इन्होंने ये बोला है, ईच सच सेल हैज गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन इट्स ओन सेल इज कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। तो क्या बोलते हैं, इस तरह के जो कंपोनेंट सेल्स के पास होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ये आपका डेफिनेशन हो जाएगी। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं अलग अलग, वो अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल। कुछ का काम क्या होता है कि सेल के अंदर नए नए मटेरियल को बनाए। कुछ का काम क्या होता है कि सेल के अंदर जो वेस्ट है उसको बाहर करे। अ सेल इज एबल टू लीव एंड परफॉर्म ऑल द फंक्शन बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनेल। एक सेल अपने ऑर्गेनेल्स की वजह से ही काम परफॉर्म कर पाती है। जैसे कि कोई भी बॉडी है, जब उसके अंदर सारे ऑर्गन्स हैं तभी तो वो अच्छे से जीवन जी पाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से जब सेल के पास उसके ऑर्गेनेल्स हैं, जब वो अच्छे से काम परफॉर्म करेंगे तभी हमारी जो सेल है वो भी अपना काम अच्छे से कर पाएगी। दीज ऑर्गेनेल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट बेसिक यूनिट ऑफ सेल। तो जब ये सारे ऑर्गेनेल्स साथ में मिलकर काम करते हैं तब हम क्या बोलते हैं, सारे ऑर्गेनेल्स मिल जाते हैं, सब अच्छे से काम करें सेल के अंदर, तो हम क्या बोलते हैं कि सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट है लाइफ। इट इज इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनेल्स। ये एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि जितनी भी सेल्स हैं सबके पास एक जैसे ऑर्गेनेल्स हैं। नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं या किस ऑर्गेनिज्म के अंदर है। हम बात कर रहे हैं कि सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सेम होते हैं। अब कैसे, अब ये देखिए, ये एक ह्यूमन बींग है, ये एक दूसरा ह्यूमन बींग है, तो इसके अंदर भी वही ऑर्गन है, इसके अंदर भी वही ऑर्गन है। उसी तरीके से एक ये सेल है और एक ये सेल है, तो इसके पास ये वाले ऐसे करके ये वाले ऑर्गन है, ये वाले ऑर्गेनेल्स है, सॉरी, तो इस वाली सेल के पास भी वही वाले ऑर्गेनेल्स, चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो। हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। तो इसका आंसर आप बताएंगे जरूर। व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को क्यों बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि जो हमारी एक सिंगल सेल है उसी से मिलकर हमारे टिश्यूज बने, ऑर्गेनिज्म बने, ऑर्गन सिस्टम पूरा बना। तो हमारी सबसे पहली एक बेसिक यूनिट क्या थी, वो थी सेल। किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने की क्या बेसिक यूनिट थी, सेल थी। व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ। अब ये बात करते हैं, हमने इतनी देर से सेल पढ़ रहे हैं, सेल की शेप्स हमने जान ली, कितनी शेप्स किस ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। सेल के बेसिस पे हमने दो तरीके के ऑर्गेनिज्म देख ली, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो अब हम बात करते हैं ये सेल जो है ये बनी किससे है, ठीक है, इसके जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है किस तरीके से, सेल के अंदर कौन कौन से और स्ट्रक्चर है। तो वी सो अबाउट दैट द सेल हैज स्पेशल कंपोनेंट्स। तो हमने क्या देखा अभी कि सेल के पास भी उसके स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो ये किस तरीके से सेल के अंदर ऑर्गेनाइज है, क्या उनका काम होता है, तो ये सारे फीचर्स जानने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर इनको ऑब्जर्व करते हैं हमेशा, ठीक है। चलिए, तो अब हम
जो साइंटिस्ट ने हमें फीचर्स बताए हैं ऑब्जर्व करके वो पढ़ेंगे। हर सेल के पास क्या क्या होता है पहले तो ये जानते हैं, जैसे कि हर बॉडी के पास क्या होता है, हार्ट होता है, लंग्स होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं। उसी तरीके से हर सेल के पास क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। देखिए ये है सेल का न्यूक्लियस, ये है आपकी सेल, ये उसके अंदर है साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये तीन बातें पढ़ ली हैं। चलिए, ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स। तो जितने भी काम परफॉर्म होते हैं अब हम वो इसके अंदर ही पढ़ेंगे, सेल के अंदर ही पढ़ेंगे। ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में एक और होती है सेल वॉल, तो वो आगे देखेंगे, प्लांट के बारे में जो पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अ सेल मेम्ब्रेन। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। क्या है ये, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है न्यूक्लियस और ये है आपका साइटोप्लाज्म। चलिए, सबसे पहले बाहर वाले स्ट्रक्चर की बात होती है। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। क्या है ये, सबसे बाहर वाली लेयर है किसी भी सेल की, दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये क्या कहते हैं, ये जो सेल है ये क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है आपकी सेल को कि बाहर जो बॉडी में जो इन्वायरमेंट है उसके और इसके अंदर जो एक इन्वायरमेंट बना है उसके बीच में क्या प्रोवाइड करवा रही है, एक सेपरेशन, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रही है इसको। ठीक है, इस सेल को, इस सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज अ परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सेल। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आपकी, ये कैसी होती है, परमिएबल। परमिएबल का मतलब क्या होता है कि अपने अंदर से किसी भी चीज़ को पास होने देना। जैसे आपके घर में गेट होता है ना, तो गेट खुलेगा तो आप अंदर जाओगे या बाहर जाओगे। तो ये क्या करती है, ये जो सेल है ये कुछ एनर्जी को बोल सकते हो, प्रोटीन्स को बोल सकते हो, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन उनको बोल सकते हो कि ये अपने अंदर से पास होने देती है। अब ऐसे नहीं कि सारी चीज़ें इसके अंदर से पास हो जाएंगी या वेस्ट प्रोडक्ट को जैसे बाहर निकालेगी, तो ये सेल को बाहर निकालना होगा वेस्ट प्रोडक्ट को, तो ये कैसी है, ये परमिएबल है, अपने अंदर से अलो करवा लेती है। कैसी है, सेलेक्टिवली है। सेलेक्टिवली का मतलब है कि हर चीज़ को अलाउ नहीं करेगी अपने अंदर से पास होने के लिए, ये खुद डिफाइन करेगी कि अंदर सेल को किस चीज़ की ज़रूरत है, सिर्फ वही चीज़ अंदर आएगी। ठीक है, तो इस फीचर को हम क्या बोलते हैं कि हमारी ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो एक ये हो गया इसका फीचर। ठीक है, हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल। अब हम देखेंगे कि ये जो सब्सटेंस है जिनकी हम बात कर रहे थे कि सेल के अंदर जाते हैं या बाहर आते हैं, तो ये काम किस तरीके से होता है। तो सब सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से जो सब्सटेंसेस है वो सेल के अंदर या बाहर जाते हैं। अब ये डिफ्यूजन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये है सेल, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी है और सेल के बाहर वाला जो एनवायरनमेंट है यहाँ पे बहुत सारी ऑक्सीजन है, तो होगा क्या, प्रोसेस है डिफ्यूजन, जिसकी वजह से कोई भी सब्सटेंस है वो क्या करेगा, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। हायर कंसेंट्रेशन और लोअर कंसेंट्रेशन क्या है कि यहाँ पर इस अमाउंट का, इस सब्सटेंस का यहाँ पे अमाउंट जो है वो क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो यहाँ क्या हुआ, हायर कंसेंट्रेशन हुआ, यहाँ क्या हुआ, लोअर कंसेंट्रेशन हुआ, तो ये वाला जो सब्सटेंस है वो इसके अंदर मूव कर जाएगा। ठीक है, चलिए, तो कैसे मूवमेंट हो रही है, डिफ्यूजन के थ्रू। चलिए, ये होगा सेकंड पॉइंट। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर। हमने पहले भी डिफ्यूजन का प्रोसेस पढ़ा है चैप्टर्स में। वी सॉ दैट देयर इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। कैसे होता है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में सब्सटेंसेस क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं। समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन इन सेल व्हेन फॉर एग्जांपल सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज सेलुलर वेस्ट and requires to be excrete out from the cell accumulate in high concentration। अब क्या यहाँ पे एक एग्जांपल दिया आपको, ये आपकी सेल है, हमारी बॉडी के लिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या वेस्टेज होती है, तो हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन से बाहर निकाल देते हैं। तो अब देखिए इस सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी ज़्यादा, तो इस सेल को क्या करना है, बाहर निकालना है, तो क्या करेगी वो, जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ज़्यादा हो गई, यहाँ कम है, तो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में मूव हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से बाहर आ गई सेल के, एज सुन एज देयर इज डिफरेंस ऑफ कंसेंट्रेशन इनसाइड द आउटसाइड द सेल। तो क्या हुआ कि हमने देखा कि सेल के अंदर और सेल के बाहर क्या था, कंसेंट्रेशन में डिफरेंस था, जिसकी वजह से जो सब्सटेंसेस थे वो इधर से इधर क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सेल के अंदर और सेल के बाहर कौन से प्रोसेस से सब्सटेंसेस मूव करते हैं, तो आप क्या आंसर करेंगे, डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। उसी तरीके से ऑक्सीजन भी सेल के अंदर डिफ्यूज होती है और सेल के बाहर
आ जाती है। द डिफ्यूजन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल गैसियस एक्सचेंज। तो डिफ्यूजन से हमने क्या देखा कि गैसियस एक्सचेंज जो हो रही है किसी भी सेल के अंदर, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमने देख लिया किस तरीके से इंटरनल इन्वायरमेंट से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। तो यहाँ इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कौन सा है, सेल के अंदर की बात हो रही है और सेल के बाहर वाले। बॉडी के अंदर एक सेल है, अभी हम सिर्फ सेल के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। सेल कैसी है, सेल के अंदर क्या है। चलिए, तो आज के लिए इस चैप्टर में आप ये समझ लीजिए कि सेल आपकी कोई भी एक बॉडी है, ठीक है। चलिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। वाटर भी क्या करता है, डिफ्यूजन से ही मूवमेंट करता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो वाटर क्या करता है, ऑस्मोसिस के थ्रू मूव करता है सेल के अंदर, सेल के बाहर। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन द वाटर। जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा, मतलब वो कैसे होगा, किस चीज़ पर डिपेंड होगा। सबसे पहले ये देखते हैं कि वाटर के अंदर जो भी और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जो भी उसमें डिसॉल्व हैं, वो भी अफेक्ट करेंगे कि कितना वाटर या किस तरीके का वाटर सेल के अंदर जाएगा या सेल के बाहर आएगा। और ये काम कौन बताएगा, ये कौन डिसाइड करेगा किसको अंदर जाना है किसको बाहर, वो हमारी मेम्ब्रेन। Thus osmosis is the net diffusion of water across a selectively permeable membrane towards a higher solute concentration। तो क्या होगा कि जैसे वाटर है, इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस मिक्स है, तो ये कैसा वाटर है, कंसंट्रेटेड वाटर है। कंसंट्रेशन क्या होता है, डाइल्यूशन क्या होता है, हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सारे चैप्टर एक बार चेक कर लीजिएगा। तो क्या होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, मूवमेंट होगा वाटर का। What will happen if we put an animal cell or plant cell into sugar solution या फिर salt solution। अगर हम किसी सेल को शुगर सॉल्यूशन या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है। If the medium surrounding the cell has higher water concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis। Such solution is known as hypotonic। अच्छा, यहाँ पर हम तीन तरह के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, हाइपोटोनिक और एक होता है हाइपोटोनिक और एक होता है आइसोटोनिक। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा कि अगर सेल के बाहर अगर इन्वायरमेंट कंसंट्रेटेड है, तो इसका मतलब क्या है कि वाटर वहाँ का क्या है, डाइल्यूट है, और सेल क्या करेगी, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को अंदर ले लेगी, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। वाटर जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ भी सकता है और बाहर भी जा सकता है। बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव। लेकिन सेल में क्या, ज़्यादा पानी आता है और वो कम बाहर भेजती है, अब्जॉर्ब ज़्यादा करती है, बाहर कम भेजती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि सेल क्या हो जाती है, स्वेल अप हो जाती है, ठीक है। सेल क्या होती है, स्वेल अप हो जाती है। इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एट द सेल, क्या होगा, अगर सेल के अंदर और सेल के बाहर सेम कंसंट्रेशन है वाटर का, तो देयर विल बी नो नेट मूवमेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन के ना तो अंदर कुछ आएगा ना ही सेल के बाहर कुछ जाएगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये क्या था, हाइपोटोनिक। When crosses the cell membrane in both direction, but the amount going in the same as the amount going in out। तो अगर कोई मूवमेंट आपको शो भी होती है तो क्या होगा, जितना वाटर अंदर आएगा सेल के उतना ही बाहर जाएगा। If the medium has lower concentration of water than the cell, अगर कंसंट्रेशन कैसा है, लो है, मीनिंग दैट इज वेरी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, द सेल वॉल विल लूज वाटर। सेल क्या करेगी, वाटर को लूज कर देगी। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो होप सो कि तीनों पॉइंट क्लियर हो गए हो। डेफिनेशन के लिए आ सकते हैं, तो इन तीनों को अच्छे से याद कीजिएगा। इस सिचुएशन में क्या होगा, वाटर सेल के अंदर आया था, उससे ज़्यादा सेल ने क्या लूज किया, देयरफॉर सेल विल श्रिंक। तो सेल क्या करेगी, यहाँ पे सिकुड़ जाएगी। ऊपर हाइपोटोनिक में क्या होता, सेल ने ज़्यादा पानी गेन कर लिया था, है ना, अंदर ले लिया था, तो सेल क्या फूल गई थी, और यहाँ पर सेल ने ज़्यादा लूज कर दिया तो सेल श्रिंक हो जाएगी। दस ऑस्मोसिस इज स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ लेट अस ट्राई टू फॉलोइंग द एक्टिविटी। चलिए एक्टिविटी करके देखते हैं। एक्टिविटी 5.3 में आपको क्या करना है, एग के अंदर ऑस्मोसिस देखनी है। रिमूव द शेल ऑफ एन एग बाय डिसॉल्विंग इट इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप क्या कीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप करके एक उबले हुए एग की बाहर से सेल रिमूव करा दीजिए। द सेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट। जो उसकी सेल होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। अ थिन आउटर स्किन नाउ एनक्लोजेज द एग। पुट द एग इन प्योर वाटर। अब एग को क्या करो, प्योर वाटर में डाल दो एंड ऑब्जर्व। 5 मिनट के लिए ऑब्जर्व कीजिए। द एग स्वेल्स बिकॉज वाटर पासिंग इनटू द। अब क्या होगा, आप देखेंगे कि जो आपका एग है ना वो थोड़ा सा फूल गया है। वो जो सेल थी, एग क्या होता है, एग भी तो एक सेल ही होती है, तो उसने क्या किया, ऑस्मोसिस के थ्रू, क्योंकि उसने पानी को एब्सॉर्ब कर लिया,
प्लेस अ सिमिलर डी शेल एग इन अ कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन एंड ऑब्जर्व। अगेन एक एग लेके सॉल्ट सॉल्यूशन में 5 मिनट रख देना। तो आप क्या देखेंगे, जो आपका एग है ना वो श्रिंक हो गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपकी जो सेल ने है वो पानी ज़्यादा लूज कर दिया है। एक्टिविटी 5.4 आप देखिएगा, यहाँ पर आपको किशमिश और एप्रिकॉट से क्या करनी है, एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, तो करके देखिएगा, ये भी आपको पता चलेगा कैसे शेल आपकी श्रिंक हो गया, स्वेल हो गई है। बात आती है यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म की। एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। तो बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स ऐसे होते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू क्या करते हैं, अपने अंदर वाटर ले लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। देखिए, हम हमेशा क्या देखते हैं कि जो प्लांट है वो अपने रूट से क्या करता है, पानी ऑब्जर्व करता है ना, रूट से पानी लेता है प्लांट। तो ये आपकी जो ये रूट्स हैं प्लांट की, ये क्या करती हैं, यहाँ पर होता है ओस्मोसिस वाला प्रोसेस, जिसकी वजह से रूट्स क्या, यहाँ पे ये सॉइल है, सॉइल के अंदर है हाई कंसंट्रेशन पानी का, रूट के अंदर कम है, तो क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो इस तरीके से ये वाला ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस कहाँ होगा, रूट्स के अंदर भी होता है। दस डिफ्यूजन इज इंपॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ सेल। तो हम क्या देखेंगे, जो डिफ्यूजन है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है गैसेस एक्सचेंज में और वाटर के मूवमेंट में, है ना, किसी भी सेल के अंदर भाग। इन एडिशन टू दिस द सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द एनवायरमेंट। इससे क्या होगा कि जो सेल है वो इन्वायरमेंट में से न्यूट्रिशन भी अब्सॉर्ब कर लेता है, न्यूट्रिशन भी ले लेता है। कौन, सेल। Different molecules move in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy। तो क्या होगा, सेल अपनी एनर्जी को यूज़ करके अपने काम करने के लिए, एनर्जी के लिए जिस भी मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है उसको ले लेते हैं, और जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती तो उसको बाहर निकाल देते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कीजिएगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल मतलब कि ईजिली मूव हो जाना, ठीक है, ईजिली मोड़ लेना, तोड़ना नहीं, मोड़ लेना। तो बनी हुई किस से होती है, लिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई होती है। हाउ वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम इसका जो स्ट्रक्चर है सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजोल्यूशन पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल्स द सेल टू एनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब ये देखिए, सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है बहुत ज़्यादा है, तो किसी सेल के लिए ये बहुत आसान हो जाता है कि बाहर कोई अगर फूड पड़ा है तो वो जाके मूव करके ले ले, अंदर एंगल्फ कर ले, ग्रैब कर ले अपने खाने को। तो ऐसा प्रोसेस किस में होता है, ऐसा प्रोसेस अमीबा में होता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अब ये हुआ क्या, अच्छे से देखते हैं। देखिए, अमीबा जो सेल है वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, तो वो ऐसी सेल की भी हो सकती है, ये वाली स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ये शेप भी, कुछ भी शेप हो सकते हैं अमीबा की। न्यूक्लियस तो सबके पास होता है। अब उसको यहाँ पे अगर कोई खाना पड़ा हुआ दिख रहा हो ना, तो ये क्या करेगी, अपनी शेप चेंज करेगी और खाने को अंदर ले लेगी। तो इस प्रोसेस को क्या बोला है, एंडोसाइटोसिस। एक्टिविटी में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर आपके स्कूल में है तो आपको एक्टिविटी करनी है, वरना आप इंटरनेट से देख सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो मूवमेंट हमने बहुत अच्छे से पढ़ी, तो आप आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, बिकॉज क्या होता है, सेल को जिस भी सब्सटेंस की जरूरत होती है वो इन और आउट कर देती है उसको, ठीक है। अब बात आती है, ये सेल वॉल क्या है, अभी तो हम सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे। तो सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है सबसे पहले। तो सेल वॉल क्या है, ये एक और एक्स्ट्रा कवरिंग मान सकते हैं आप कि प्लांट्स के पास क्या है, एक और एक्स्ट्रा कवरिंग है। एक्स्ट्रा कवरिंग क्यों है जी, प्लांट के पास क्यों, हमारे पास तो नहीं है। ऐसा इसलिए किसी और ऑर्गेनिज्म के पास इसलिए नहीं होती क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो कहीं भी मूव नहीं कर सकते। अब देखिए, हमें ठंड लगेगी, किसी और एनिमल को ठंड लगेगी, तो अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, मूव करके इधर उधर हो जाएंगे, या हम क्या करेंगे, ब्लैंकेट्स ले लेंगे। लेकिन पेड़ों के पास ऐसा कुछ नहीं होता, पेड़ हमेशा बाहर होते हैं इन्वायरमेंट में, इतनी तेज़ धूप, सर्दी, हवा, सबको वो झेलते हैं। तो इनके पास क्या होती है, एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। तो ये हमारी सेल थी, ये हमारा न्यूक्लियस, ये सेल मेम्ब्रेन, और ये इसके ऊपर आएगी यहाँ पर एक और सेल वॉल, ये वाली सेल वॉल। प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग, हमने देख ली, उसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल कहाँ होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। तो सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से, ठीक है। सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। तो सेल्यूलोज क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो क्या करता है,
प्लांट्स को एक स्ट्रक्चर, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, ठीक है जी। जैसे आपकी बॉडी में क्या है, बोन्स है। When a living plant cell lose water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the content of cell away from the cell wall. तो क्या होगा कि जब अगर कोई भी प्लांट लिविंग सेल है, अगर उसने पानी लूज कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, सेल वॉल और उसके अंदर के जितने भी कंटेंट है वो श्रिंक हो जाएंगे। द फिनोमिना इज कॉल्ड द प्लाज्मोलाइसिस। तो क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस बोलेंगे। थ्रू द ऑस्मोसिस देयर इज श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल। तो क्या होगा, सब कुछ यहाँ पे श्रिंक हो जाएगा। वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमिना बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो ये हम कैसे देख सकते हैं वाला फिनोमिना, ये वाला एक्टिविटी करके। माउंट द पील ऑफ रोयो लीफ इन वाटर ऑन अ स्लाइड एंड एग्जामिन द सेल अंडर द हाई पावर माइक्रोस्कोप। ये लीफ लेनी है और माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व करना है। नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रैन्यूल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो छोटे छोटे ग्रीन ग्रैन्यूल्स होते हैं ना लीफ के ऊपर, वो होंगे क्लोरोप्लास्ट, जो आपको दिखाई देंगे। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल होता है सेल का, उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, प्लांट को, लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है। पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड। तो शुगर या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन उस लीफ के ऊपर डाल दीजिए, कुछ मिनट्स ऑब्जर्व कीजिए उसको। नाउ प्लेस सम रोयो लीव्स इन बॉइलिंग वाटर फ्यू मिनट्स। अब जो वो रोयो लीव्स थी ना आपकी, उसको क्या कीजिए, कुछ मिनट्स के लिए गर्म पानी में डाल दीजिए। दिस किल्स द सेल्स। अब इससे क्या होगा, जैसे आपने उसे गर्म पानी में डाला तो उसकी सेल्स जो है वो मर जाएंगी। द माउंट वन लीफ ऑन अ स्लाइड एंड ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप। अब क्या कीजिए, एक लीफ लेके माइक्रोस्कोप में अब दोबारा से ऑब्जर्व कीजिए। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन डालिए उसके ऊपर, शुगर या फिर वाटर का, मतलब जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है वो होना चाहिए। तो अब दोबारा ऑब्जर्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे, प्लाज्मोलाइसिस हो रही होगी उसमें। What do we infer from this activity? हमें इससे क्या पता चला? It appears that only living cell and not dead cell are able to absorb water by osmosis. यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि ऑस्मोसिस से सिर्फ लिविंग सेल्स ही पानी को ऑब्जॉर्ब कर सकती हैं, डेड सेल नहीं कर सकती। सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ प्लांट, फंगी, बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट, मतलब हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। बिना बर्स्ट किए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक वाला प्रोसेस हो जाएगा। सेल वॉल क्या करेंगे, परमिट करेंगे किसी भी सेल को, किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल हो, चाहे वो फंगी हो, प्लांट हो, बैक्टीरिया, किसी की भी हो। इन सच मीडिया द सेल टेंड्स टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। यहाँ पे क्या होगा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब किया जाएगा। द सेल स्वेल, और सेल क्या करेगी, फूल जाएगी। बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। अब उसके अंदर पानी ज़्यादा हो गया, पानी ज़्यादा हो गया तो प्रेशर क्रिएट होगा सेल वॉल पर। द वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वॉलन सेल बिकॉज ऑफ देयर वॉल। सच सेल्स कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन द एनिमल। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा चेंज देखने को मिलेगा कि सेल के अंदर से भी यहाँ पे फोर्स लग रहा है चारों तरफ, ठीक है, और सेल भी अपना लगा रही है, तो कुछ ना कुछ चेंज तो होगा ना यहाँ पर, क्योंकि सेल अंदर से फूल रही है, पानी ज़्यादा भर गया उसके अंदर। अब बात आती है सेकेंड ऑर्गेनेल की, जो कि है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर सेल का, जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन होता है ना, उसी तरीके से न्यूक्लियस होता है। रिमेंबर द टेम्परेरी अमाउंट ऑफ ऑनियन पील वी प्रिपेयर्ड। याद रखिए कि जब हमने वो ऑनियन पील वाली सेल ली थी उसमें हमने न्यूक्लियस देखा था। तो वट वुड वी सी इफ ट्राई टू ऑब्जर्विंग पील पुटिंग आयोडीन। जब हमने एक्सरसाइज की, आयोडीन वगैरह डाल के देखा तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, व्हेन वी पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील डिड ईच सेल गेट इवनली कलर। क्या जो पूरी सेल थी उसमें एक जैसा कलर हो गया था। तो अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन ऑफ सेल्स गेट कलर। तो हमने क्या देखा था, जो हमने वो कलर करी थी अनियन पील उस माइक्रोस्कोप में देखा था, तो पूरी सेल पे एक जैसा कलर नहीं हुआ था। सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं और जो सेल के अंदर कंपोनेंट्स हैं उसके हिसाब से कहीं पे ज़्यादा कहीं से कम कलर आपको दिखाई देगा। अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन वी कुड ऑल्सो यूज सैफरन सॉल्यूशन। तो आप आयोडीन की जगह सैफरन सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मिथाइलिन ब्लू, ये डाई के नाम दे रखे हैं आपको, जो सेल को कलर करने के लिए यूज़ होती है। अभी एक और एक्टिविटी है यहाँ पे, चीक सेल। आपको क्या करना है, अपने गालों में से थोड़ी सी सेल निकालनी है। कैसे निकालेंगे, जो आपकी कॉटन बड होती है ना, उससे बस हल्का सा रब कीजिएगा अपने चीक्स के अंदर, तो वहाँ से सेल आ जाएगी बाहर, और आपको फिर माइक्रोस्कोप में उसको आयोडीन वगैरह डाल के, जैसे आपने अनियन पील पे किया था वही डाल के सब ऑब्जर्व करना है। द न्यूक्लियस हैज़ डबल लेयर कवरिंग। तो हम क्या देखेंगे, जो न्यूक्लियस होता है उसके पास डबल लेयर कवरिंग होती है। जैसे हमने क्या देखा, प्लांट्स के पास अभी सेल मेम्ब्रेन भी थी, सेल वॉल भी थी, उसी तरीके से आपके पास एक तो ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के ऊपर यहाँ पर ये वाली एक और आपको मेम्ब्रेन दिखाई देगी, एक और कवरिंग दिखाई देगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं।
द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स विद अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिसकी वजह से मटेरियल सब्सटेंसेस अंदर जा सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं। फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड टू द साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे ये है आपका न्यूक्लियस, ये वाला न्यूक्लियस है, इसके पास ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये कैसी है, पोरस है, कैसी है, छेद है इसके अंदर। तो साइटोप्लाज्म से कुछ अगर मटेरियल इसे अंदर लेना है तो अंदर ले सकता है, बाहर भेजना है तो बाहर भेज सकता है। ये सेल है, यहाँ पर उन्होंने देखा था कि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। तो द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, विच आर विजिबल एज रॉड शेप स्ट्रक्चर। तो कैसे दिखाई देंगे क्रोमोसोम, ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसे करके कुछ ऐसे ऐसे, ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं क्रोमोसोम। ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड क्रोमोसोम कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जब कोई भी सेल डिवाइड हो रही होती है तो हमारे जो क्रोमोसोम है इनके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म याद रखिएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पूछ लिया जाता है। तो क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए प्रोटीन। क्रोमोसोम किससे बने होते हैं, डीएनए से और प्रोटीन में। अब डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए के अंदर होता है इंफॉर्मेशन होती है जो फादर मदर से बच्चे के अंदर आनी होती है। इन्फॉर्मेशन कैसी, कि बच्चे की आँख कैसे होने, मम्मी के जैसे होने, पापा के जैसे होने, ऐसे इन्फॉर्मेशन उसमें प्रेजेंट होती है। तो क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग द ऑर्गेनाइजिंग सेल। तो डीएनए के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि एक ऑर्गेनिज्म को बनाएगी आगे जाके, ठीक है। और ये डीएनए कहाँ से आता है, मदर और फादर से आता है। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड द जीन्स। तो जो डीएनए के अंदर जो काम करते हैं सेल्स, उनको बोलते हैं जीन्स, ठीक है। इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, जब आपकी सेल डिवाइड नहीं करती है, दिस डीएनए इज प्रेजेंट इन द पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। जब सेल डिवाइड नहीं होती तो उस वक्त ये डीएनए किस तरीके से प्रेजेंट होता है सेल में, क्रोमेटिन मटेरियल की तरह, ठीक है। और जब सेल डिवाइड होती है तो क्रोमोसोम, डीएनए, जीन्स, ये पढ़ेंगे हम। क्रोमेटिक मटेरियल इज विजिबल एज एंटेंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो क्रोमेटिक मटेरियल कैसे दिखता है, ऐसे थ्रेड जैसा दिखता है आपको, ये आपके क्रोमेटिक मटेरियल है। चलिए आगे देखते हैं। Whenever the cell is about to divide, the chromatic material gets organized into chromosome। जब भी सेल डिवाइड करने लगती है तो क्या ये अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं क्रोमोसोम में, ऐसे बना लेते हैं अपने आप को, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियस क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल, एक सेंट्रल रोल परफॉर्म करता है रिप्रोडक्शन में। द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड इनटू, ये प्रोसेस क्या होता है यहाँ पर, प्रोसेस ये होता है कि एक सेल बहुत सारी सेल्स में डिवाइड करती है और फिर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल पार्ट अलॉन्ग विद द एनवायरनमेंट इन डिटरमाइन द वे द सेल विल डेवलप एंड व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिबिट एट मैच्योरिटी बाय डायरेक्टिंग केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई भी सेल डिवाइड होती है तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें क्या होती है, दूसरी सेल से उसमें ट्रांसफर होकर आई होती है। मतलब कि ये एक सेल है और ये सेल, इसके अंदर जो भी क्रोमेटिन है वो कहाँ से है, मदर फादर से है। अब ये सेल डिवाइड करेगी तो इसके अंदर बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ होंगी। जब ये सेल डिवाइड करेगी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि आगे जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो कैसा बनेगा, ठीक है, कैसे उसके हाथ पैर क्या होंगे, सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इन सम ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि बैक्टीरिया, द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल मे बी पुअरली डिफाइंड। बैक्टीरिया जैसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस अच्छे से डिफाइन नहीं होता, कोई मेम्ब्रेन वगैरह कुछ नहीं होती, ऐसी बस बॉडी में कहीं भी होता है, ठीक है। सच अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। तो इस तरीके का जो न्यूक्लियस किसी भी बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, इस तरीके का न्यूक्लियस, तो हम उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लिक एसिड होता है, मेम्ब्रेन बाउंड तो है नहीं, बस ऐसे समझ लीजिए ये न्यूक्लियोइड एसिड है। ये देखिए, ये है सेल, ठीक है, मान लीजिए ये बैक्टीरियल सेल है कोई भी, तो उसमें इस तरीके से ये आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये कोई सेल नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ये है न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लिक एसिड की तरह प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। सच ऑर्गेनिज्म हु सेल लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट के पास एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हमने नाम रख दिया प्रोकैरियोट। प्रो मतलब प्रिमिटिव, पहले, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। ऑर्गेनिज्म विद सेल हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उनको क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल आल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म। इसमें बोला गया है कि जो प्रोकैरियोटिक आपके जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास और भी जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, उनके पास भी कोई भी ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता, वो ऐसे बस ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, ये लाइसोसोम्स हो गए, तो यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं है इनके पास,
लेकिन यूकैरियोट्स के पास होती है। ठीक है, ये डिफरेंस आ जाते हैं कि यूकैरियोट क्या होता है, प्रोकैरियोट क्या होता है। तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझिएगा। मैनी ऑफ द फंक्शन ऑफ सच ऑर्गेनेल्स आर ऑल्सो परफॉर्म बाय पुअरली ऑर्गेनाइज पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं पुअरली जो ऑर्गेनेल्स है, भाई ये प्रेजेंट तो है ही सेल के अंदर, तो काम तो करेंगे ही अपना ये, तो ये बहुत सारा काम परफॉर्म करते हैं। द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल। तो जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज में, उसके पास मेम्ब्रेन होती है। ठीक है जी, तो बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा एक, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा एक बैक्टीरिया के अंदर। बहुत सारी ऑर्गेनेल्स होती हैं, बट नॉट विद प्लास्टिड्स एज इन यूकैरियोटिक सेल, लेकिन प्लास्टिड्स नहीं होते यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें यहाँ पे देखिए कुछ पता नहीं है कहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट, बस न्यूक्लियस ऐसे बनाया हुआ है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल है बस। अब आ जाती है साइटोप्लाज्म की। हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं कि साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म जब हमने ह्यूमन चीक और ऑनियन पील वाला एक्टिविटी की, तब हमने देखा होगा कि बहुत सारा एक स्ट्रक्चर है ऐसे जो मेम्ब्रेन बाउंड और ये न्यूक्लियस ऐसे दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये होता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और यहीं पे आपकी बहुत सारी ऑर्गेनेल्स, सेल की ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। इट ऑल्सो कंटेन मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ईच ऑफ दिस ऑर्गेनेल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द सेल। तो क्या होता है, जितनी भी यहाँ पे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं सेल के लिए। सेल ऑर्गेनेल्स आर एनक्लोज बाय मेम्ब्रेन। जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं वो क्या होती है, मेम्ब्रेन के अंदर होती है। एक मेम्ब्रेन है, ये अलग है ऑर्गेनेल, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, मिक्सअप नहीं है कुछ भी। ठीक है, इन प्रोकैरियोटिक बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर आल्सो एब्सेंट। लेकिन प्रोकैरियोट में क्या होता है, ये सारी जो मेम्ब्रेन है हर ऑर्गेनेल्स के पास नहीं होती। लेकिन यूकैरियोट्स में सारे जितने भी ऑर्गेनेल्स आपको दिखाई देंगे सबके पास अपनी अपनी मेम्ब्रेन होगी, सब एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। जैसे आपके लंग्स अलग है ना, एक साथ मिले तो नहीं है ना, लंग्स और जो आपका हार्ट है वो एक साथ मिल तो नहीं गया, उनके पास अपनी अपनी एक मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, इस तरीके से। ऑन द अदर हैंड यूकैरियोटिक सेल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनेल। तो हम क्या देखेंगे, यूकैरियोट्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है और जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड है। दिस सिग्निफिकेंस ऑफ द मेम्ब्रेन्स कैन बी इलिस्ट्रेटेड विद एग्जांपल ऑफ वायरस। और वायरस में देख सकते हैं, वायरस लैक मेम्ब्रेन, वायरस के पास मेम्ब्रेन नहीं होती। हैंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ अंटिल द एंटर अ लिविंग बॉडी। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि वायरस का एक ऐसा एग्जाम्पल दिया है जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती और जब तक वो किसी और की बॉडी में एंटर नहीं करता तब तक वो लिविंग की तरह परफॉर्म नहीं करता, तब तक वो नॉन लिविंग की तरह परफॉर्म करता है। जब वो किसी भी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तब वो क्या करता है, उसकी जो बॉडी है वो एक्टिव हो जाएगी और अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगी, उसकी सेल है ना एक्टिव हो जाएगी। क्वेश्चन आता है, ये आपको गैप फिल करना है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का ये आपको डायग्राम दिया है। तो डिफरेंस देखना है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर रीजन कैसा होता है, क्या यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड होती है, नहीं होती। चलिए, इसमें क्रोमोसोम सिंगल है, इसमें मोर है। इसमें प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती हैं लेकिन यूकैरियोट्स में होती है। सेल ऑर्गेनेल्स देखते हैं अब कि सेल के अंदर और क्या क्या प्रेजेंट होता है। एवरी सेल हैज़ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं, जैसे ये सेल है और सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, तो इनके पास एक मेम्ब्रेन होती है कि अपने अंदर, इनके अंदर जो भी काम चल रहा है या जो भी चीज़ें हैं उसको बाहर वाले इन्वायरमेंट से क्या रखें, सेपरेट रखें, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। Large and complex cell including cells from multicellular organisms need a lot of chemical activities to support their complicated structure and function। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, उनके अंदर ऑर्गेनेल्स भी होंगी। तो सारी ऑर्गेनेल्स का काम क्या अलग अलग होता है, तो सबको बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ करनी होती है, बहुत सारी एनर्जीज़ की ज़रूरत होती है। तो उनके सबके स्ट्रक्चर, फंक्शन, सब चीज़ अलग अलग होती है ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। ठीक है, इस तरीके से टू कीप themselves एक्टिविटीज़ और डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दीज सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लाइक स्ट्रक्चर। तो
सबके काम अलग अलग है, सब लोग अपने अपने तरीके से काम करेंगे सारे ऑर्गेनेल्स, तो उनके पास सबके पास क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, ये एक फीचर है जो यूकैरियोटिक सेल के पास मिलेगा। यूकैरियोटिक सेल के पास जितने भी ऑर्गेनेल्स होंगे आपको क्या मिलेगा, मेम्ब्रेन बाउंड मिलेंगे सारे, ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक के पास नहीं होता। सम ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स आर विजिबल, और कुछ ऑर्गेनेल्स हम ऐसे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स व्हिच विल डिस्कस नाउ, तो हम यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल फंक्शन परफॉर्म करती है सेल्स में, इन ऑर्गेनेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट बात आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो हमसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ ले जाते हैं कि किसी भी ऑर्गेनेल का आपको नाम दे दिया है कि इनके फंक्शन बताओ, ये क्या काम करती हैं सेल के अंदर। चलिए, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब एंड शीट्स। तो ये आपको कैसे मिलेंगी, ट्यूब की तरह मिलेंगी, ऐसे या शीट की तरह मिलेंगी, ठीक है, लॉन्ग होंगी। द ईयर मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देयर आर टू टाइप्स, आपको दो टाइप्स की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेंगी, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये मेम्ब्रेन बाउंड है। तो रफ क्यों बोला गया है, यहाँ पे देखिए, ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर ना राइबोसोम प्रेजेंट है, इसके ऊपर क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट है, तो ये स्ट्रक्चर ऊबड़ खाबड़ सा दिखता है। तो हमने क्या बोला, ये रफ एंडोप्लाज्मिक है, और ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो तरह की हो गई। द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स, तो राइबोसोम्स प्रेजेंट है, आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। तो राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करते हैं। द मैन्युफैक्चर प्रोटीन आर देन सेंट टू द वेरियस प्लेसेस इन द डिपेंडिंग ऑन द नीड। फिर ये जो प्रोटीन बन जाता है, तो जिस जिस सेल को जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वहाँ से ये ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब बात आती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, फैट को बनाता है और लिपिड्स को बनाता है। रफ क्या बना रहा, प्रोटीन बना रहा था। सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ द सेल ऑफ मेम्ब्रेन। तो कुछ प्रोटीन और लिपिड क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। किस प्रोसेस को, ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन जो बन रही है लिपिड्स और प्रोटीन से। सम अदर प्रोटीन एंड लिपिड फंक्शन एंड एज एन एंजाइम और हार्मोन। और कुछ जो लिपिड्स और प्रोटीन बनेंगे वो क्या काम करेंगे, देखिए अब हमारी जो सेल है वो लिपिड्स बना रही है और प्रोटीन भी बना रही है, तो कुछ लिपिड्स और प्रोटीन यूज हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन को बनाने में, कुछ लिपिड्स और प्रोटीन यूज हो जाएगा एंजाइम और हार्मोन्स को बनाने में। ऑल्दो ER वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल्स, इट ऑलवेज फॉर्म नेटवर्क सिस्टम। तो हमेशा हमें क्या दिखाई देगा कि हर सेल के अंदर अलग अलग अमाउंट में प्रेजेंट है, और ये हमेशा क्या इस तरीके से बिग ग्रुप में प्रेजेंट होता है। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका ER, ये देखिए ये है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एनिमल सेल का डायग्राम है आपका। डायग्राम हमेशा याद करेंगे, एनिमल सेल का और प्लांट सेल का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वन फंक्शन ऑफ ER इज टू सर्व एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है कि कोई भी मटेरियल है जो न्यूक्लियस को चाहिए, तो क्या करेगा, इस साइटोप्लाज्म में जो भी मटेरियल न्यूक्लियस को चाहिए वो न्यूक्लियस तक पहुंचा देगा, और न्यूक्लियस को कोई भी काम परफॉर्म कराना, बाहर भेजना है कुछ, तो भेज देगा। तो क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की तरह काम कर रहा है न्यूक्लियस के लिए। आगे देखते हैं, द ER ऑल्सो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम ऑफ बायोकेमिकल एक्टिविटीज। तो ये फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड कराता है बहुत सारी साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। तो हमने क्या देखा कि जो ER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड कराता है बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए। बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ मतलब बहुत सारे जो विटामिन बन रहे हैं, प्रोटीन बन रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए। इन द लीवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑल्सो कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। तो हम क्या वर्टिब्रेट्स भी बोल देते हैं लीवर सेल में जो ग्रुप प्रेजेंट होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन एंड ड्रग्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका एक काम ये होता है, कोई भी अगर सेल के अंदर, बॉडी के अंदर कोई भी अगर पॉइजन आ जाता है गलती से, तो ये क्या करती है, उसको डिटॉक्स कर देती है बॉडी को, उसको खत्म कर देती है। नेक्स्ट बात आती है गोल्गी apparatus की। ये भी ऑर्गेनली है हमारी। द गोल्गी apparatus फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैमिलियो गोल्गी, इनके नाम से इसका नाम रख दिया है। कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। तो आपको ये इस तरीके से, ये लंबी लंबी आपको ऐसे दिखाई देंगे, और मेम्ब्रेन बाउंड तो है ही, और कैसे अरेंज है, पैरेलल में अरेंज है। ये देखिए एक दूसरे के पैरेलल में। अभी देखते हैं कैसे। ये है आपकी गोल्गी apparatus, ये देखिए किस तरीके से अरेंज है। इन स्टैक्स को क्या बोलते हैं, बोलते हैं सिस्टेन्स। दीज मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शन विद मेम्ब्रेन्स
ऑफ ER and therefore constitute another portion of complex cellular membrane system। तो ये एक मैकेनिज्म, एक कनेक्शन भी बनाती हैं किस किस के बीच, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच, और भी अगर कोई भी पोर्शन है किसी के साथ बनाना है। अब ये देखिए, ये है आपका गोल्गी अपरेटस। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कुछ भेजना है, कहीं पर कुछ सामान भेजना है, तो गोल्गी क्या करेंगी, उनके साथ जाके अटैच हो जाएंगी और वो सामान ले लेंगी और क्या करेंगे, उस सामान को या जो भी सब्सटेंस है, चाहे प्रोटीन है कुछ भी है, उसको पैकिंग करने का काम भी करते हैं। कौन? गोल्गी अपरेटस। दीज मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शन, देयरफॉर कंस्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन, कनेक्शन बना देती है। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ER इज पैक्ड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो भी सब्सटेंस बनता है उसको पैक करते हैं एंड अलग अलग टारगेट्स तक उसको पहुंचाने का काम करते हैं। कौन? गोल्गी अपरेटस। इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, इसका जो फंक्शन है स्टोरेज वाला भी है, मॉडिफिकेशन भी करती है और पैकिंग भी कर देती है प्रोडक्ट्स की, जो एक दूसरे से दूसरे जगह पहुंचाने होते हैं। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन द गोल्गी अपरेटस। कभी कभी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर बनाने का काम भी कौन करती है? गोल्गी अपरेटस। द गोल्गी अपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। तो कभी कभी क्या होता है, गोल्गी अपरेटस क्या करती है, अपना फंक्शन परफॉर्म करती है किस काम में? लाइसोसोम्स को बनाने में। अब ये है कैमिलियो गोल्गी, ये पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता बट अपनी नॉलेज के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। अब है बात लाइसोसोम्स की। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। तो लाइसोसोम्स कैसे होते हैं? सेक्स के जैसे प्रेजेंट होते हैं, SACS वाला, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ वर्क करते हैं? डाइजेशन में वर्क करते हैं। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय RER। तो ये एंजाइम्स किससे बने होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। लाइसोसोम्स आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। तो लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं? वेस्ट डिस्पोज करने वाली सेल भी है बॉडी की। दीज हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वॉर्न आउट ऑर्गेनिज्म। तो क्या होता है कि ये जो लाइसोसोम्स है, ये एक ऐसा काम करती हैं कि बॉडी में कोई भी सेल को अगर क्लीन करना है तो वो लाइसोसोम करेगी। अगर कोई भी सेल है जो डेड हो गई है तो उसको डिस्ट्रॉय कौन करेगा? लाइसोसोम डिस्ट्रॉय करेगा। बाहर से कोई भी एंटीजन आए, कोई भी पैथोजन आए तो उसको कौन डिस्ट्रॉय करेगा? लाइसोसोम करेगा। फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया, फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनिक एंड अप लाइसोसोम। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली कि कोई बैक्टीरिया वगैरह आएगा तो यहाँ पर आके किल हो जाएगा। लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस। लाइसोसोम ऐसा क्यों कर पाता है? बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं? बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से सब कुछ डाइजेस्ट कर देता है, सब कुछ क्या कर देता है? खत्म कर देता है। तो सारे जो भी आएंगे इसके अंदर सब्सटेंसेस सबको क्या करेगा? ब्रेक कर देगा, खत्म कर देगा। फिर ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, अगर कभी भी कुछ भी डैमेज हो जाता है कोई भी सेल्स में, उसके मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी आ जाती है, सेल खराब हो जाती है, तो वो लाइसोसोम में जाके क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो लाइसोसोम क्या करता है? उस सेल को डाइजेस्ट कर देता है। देयरफॉर लाइसोसोम आर आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कौन सी ऑर्गेनेली को कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? लाइसोसोम। नेक्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो एनर्जी जो प्रोवाइड करानी होती है, एनर्जी जो बनानी होती है सेल के लिए, वो कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। तो देखिए फर्स्ट लाइन में लिखा है, ये भी 1 मार्क्स में आ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है? 2 मेम्ब्रेन कवरिंग है। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो कैसी? पोरस है। पोरस का मतलब क्या है? उसमें छेद प्रेजेंट है तो कुछ सब्सटेंस अंदर और बाहर जा सकता है। वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्ड। जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो कैसी? फोल्ड हो रखी है अंदर की तरफ। अब These folds increase the surface। अब ये जो फोल्ड हो रखी है, फोल्ड क्या करती है? ये जो अंदर का जो स्पेस है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसको बढ़ा देती है, जिसकी वजह से जो ATP सिंथेसिस होती है वो उसके अंदर अच्छे से हो पाती है। अब ये ATP क्या है? ये नया सा वर्ड है। ATP होता है आपका जो फूड आप खाते हो, उसमें जो एनर्जी जो बनती है आपकी बॉडी में, जो ग्लूकोज बनता है, अगर वो कहीं पर स्टोर करना होता है, या आपके जो बॉडी की सेल्स है ना, आप जैसे शुगर खाओगे आपकी बॉडी वैसे यूज़ नहीं करती है, आपकी सेल्स ATP की फॉर्म में यूज़ करती है। आपकी बॉडी जो आपकी एनर्जी को यूज़ कर रही है, खाना जो खा रहे हो, पहले सेल्स क्या करेंगे? उस एनर्जी को ATP की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगी, उसके बाद आपकी सेल्स इस एनर्जी को यूज करती है। ATP सिंथेसिस, ATP कहाँ बन रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो जिस भी सेल को अपना काम परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ATP की फॉर्म में उसको रिलीज कर देता है उस एनर्जी को। तो ATP की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
तो याद रखिएगा ये भी। एटीपी इज नॉन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो एटीपी क्या है, एक फ्यूल की तरह काम करती है। जैसे गाड़ी में इंजन में क्या करते हैं हम, पेट्रोल वगैरह डालते हैं ना, तो उसी तरीके से आपकी बॉडी का, आपकी सेल्स का फ्यूल क्या होता है, एटीपी होता है। द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड अदर वर्क। तो क्या हुआ, हमारी बॉडी ने एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को यूज किया। अब जैसे कि अभी आप फास्टिंग करते हैं, अभी कभी आप व्रत रखते हैं, तो वो एनर्जी उस दिन कहाँ से आती है आपको, आप तो खाना नहीं खाते, आपकी बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी जो यूज नहीं होती वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, उस दिन वो आप यूज करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेली इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने लिए खुद प्रोटीन भी बना लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। प्लास्टिड्स के बारे में देखते हैं। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। तो अगर कभी प्लांट और एनिमल सेल के बारे में डिफरेंस आता है तो क्या बोलेंगे कि सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट होता है, एनिमल में नहीं होता। प्लास्टिड्स किस में, प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते। तो दो डिफरेंस हमने देख लिए। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। आप दो तरीके के प्लास्टिड्स पढ़ेंगे, एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट, एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो जो आपके क्रोमोप्लास्ट हैं वो कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट मिलेंगे या फिर कलरलेस मिलेंगे, जिसका कोई कलर नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का होता है, जो ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है पत्तियों को। तो ये क्या कलरफुल है ये, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। तो हम क्या देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस करने में प्लांट्स में। तो क्लोरोप्लास्ट इसीलिए एनिमल्स के पास नहीं होता। एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते ना, फोटोसिंथेसिस नहीं होती, प्लांट्स के अंदर होती है। तो क्लोरोप्लास्ट की जरूरत प्लांट्स को ही होती है। तो क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो ऑरेंज पिगमेंट्स एडिशन टू क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ ग्रीन कलर नहीं होता, येलो भी होता है, ऑरेंज भी होता है। तो जब पत्ते कभी सूख जाते हैं तो धीरे धीरे येलो कलर भी तो दिखाई देता है आपको। तो ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरली ऑर्गेनली इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स आर स्टोर। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट एक स्टोरेज की तरह काम करता है, जिसके अंदर स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन द मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। तो आप क्या देखेंगे, जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर बहुत सारे और भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें से एक ऑर्गेनेल है आपका स्ट्रोमा। दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ये आपको बाहर से माइटोकॉन्ड्रिया की तरह दिखाई देगा। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ऑन डीएनए एंड राइबोसोम। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्लास्टिड्स के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। अब बात आती है वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। तो वैक्यूल्स क्या काम करते हैं, स्टोरेज की तरह परफॉर्म करते हैं। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल। अब एक डिफरेंस और आ रहा है यहाँ पर, क्या कि एनिमल में वैक्यूल्स का जो साइज है वो छोटा होता है और प्लांट्स में ज़्यादा बड़ा होता है। द सेंट्रल वैक्यूल्स ऑफ सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाई। कभी कभी आप क्या देखेंगे, जो ये वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ना प्लांट सेल में, जैसे इतनी बड़ी सेल है तो ये वैक्यूल प्लांट सेल में इतना बड़ा पाया जाएगा, मतलब 50 से 90% का जो स्पेस है ना वो वैक्यूल से घेर लेते हैं कभी कभी प्लांट सेल के अंदर। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू सेल। तो ये वैक्यूल्स क्या करते हैं, प्लांट्स को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। मैनी सब्सटेंस ऑफ द इम्पोर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। तो बहुत सारे सब्सटेंस वैक्यूल्स में क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं प्लांट के अंदर। तो प्लांट के अंदर बहुत सारे सब्सटेंस अगर जरूरत पड़ेगी उसको तो कहाँ, वैक्यूल से ले लेगा, वैक्यूल के पास स्टोर होंगे। दीज इंक्लूड, जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें, अमीनो एसिड, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स, सम प्रोटीन्स। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अगर कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, द फूड वैक्यूल उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है। द फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड आइटम। अपना क्या स्टोर करके रखे अमीबा, food item. In some unicellular organisms, especially vacuoles also play important role in expelling excess water and some waste from the cell. Vacuoles का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए पूछा जाए कि फंक्शन बताइए, तो आप क्या बताएंगे कि vacuoles का फंक्शन होता है स्टोरिंग में। एनिमल्स में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, प्लांट्स में कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है जी। अब बात आती है अमीबा में। अमीबा में क्या काम करते हैं vacuoles, फूड को स्टोर करने का, और प्लांट में अमीनो एसिड, शुगर्स, स्टोरेज का ही काम है वहाँ पे भी। और जो यूनिसेलुलर है जैसे कि अमीबा ही वाला मान लीजिए, तो उसमें और क्या काम परफॉर्म करते हैं वैक्यूल्स की, एक्सेस ऑफ वाटर होता है उसको बाहर निकालना, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, या फिर कुछ स्टोर करके रखना, इस तरीके का काम। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ऐसे दो ऑर्गेनेल्स का नाम बताना है जिसके पास अपना डीएनए, अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल होगा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। If the organism of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? अगर कोई भी सेल डैमेज हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो क्या होता है फिर?
रिपेयर मैकेनिज्म होता है ना, हमारी सेल ही रिपेयर करती है। कोई भी सेल अगर डाई हो जाती है तो लाइसोसोम में जाके वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, या अगर इन्फेक्टेड हो जाती है तो हमारी सेल ही क्या करती हैं, उसको ठीक करने का काम भी करती हैं, वैक्सीन भी बनाने लग जाती है अंदर, ठीक है। अब वो बाद में एक प्रोसेस होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे अगर आपके हायर क्लासेस में आएगा वो। वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइडल बैग, लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं तो आप अच्छे से बताएंगे, सारे पढ़ लिया हमने। व्हाट आर प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड द सेल, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होता है सेल के अंदर, कौन से ऑर्गेनेली में होता है? इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ईच सेल दस एक्वायर इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेन इन स्पेसिफिक वेज। तो हर सेल क्या है, एक अपने स्ट्रक्चर है, उसके पास अपना एक फंक्शन है, और हर सेल के पास उसकी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनलीज है, जिसकी वजह से वो अपने सारे फंक्शन परफॉर्म कर पाती है। द सेल दस हैज अ बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल को क्या बोला है, एक बेसिक यूनिट बोला है, मतलब दिस हेल्प्स द सेल टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन। सेल को हमने बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए बोला है कि वो हमें हेल्प करती है रेस्पिरेशन में, न्यूट्रिशन में, है ना, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर करने में, बहुत सारे प्रोटीन्स वगैरह को बनाने में। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछते हैं कि क्यों बोलते हैं बेसिक यूनिट, तो ये है उसका पूरा आंसर। अब बात आती है सेल डिवीजन की। तो हमने देखा था कि एक सेल किस तरीके से डिफरेंट सेल्स में और में डिवाइड कर जाती है। तो न्यू सेल आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल। तो एक नई सेल अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म बनती है तो क्यों बनती है, कि अगर जो पहले कोई भी सेल है जो डैमेज हो गई है तो उसकी जगह वो ले सके, या फिर कोई पुरानी हो गई है सेल तो उसकी जगह वो ले सके। नई सेल बनती है पुरानी सेल्स को रिप्लेस करने के लिए। एंड टू फॉर्म गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। और किस लिए बनती है नई सेल? रिप्रोडक्शन के लिए। गैमेट्स बनते हैं ना रिप्रोडक्शन के लिए। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर मेड इज कॉल्ड द सेल डिवीजन। तो वो प्रोसेस जिसमें नई नई सेल्स आपकी बनेंगी उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन बोलते हैं। टू टाइप्स के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। द प्रोसेस ऑफ विच सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड्स फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। वो प्रोसेस जिसके अंदर सेल डिवीजन होगा, सेल डिवाइड करेंगे और सेल ग्रो करेंगी, उस प्रोसेस को बोलते हैं माइटोसिस। और दूसरा क्या है? इन दिस प्रोसेस, इसके अंदर अब हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे पूरा। तो हमने क्या देखा? सेल डिवाइड करेगी और ग्रो करेगी। नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा? इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल। हर सेल जो भी डिवाइड करेगी वो मदर सेल कहलाएगी। क्यों? मदर सेल का मतलब क्या है कि वो आगे फिर से डिवाइड होगी, ठीक है। टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये 4 सेल हैं और इन्होंने दो दो अपने में डिवाइड कर लिया, ठीक है, दो दो डॉटर सेल बना लिए। द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल। और इसमें एक फंक्शन और क्या हुआ माइटोसिस में, मदर के पास जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे उतने ही सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? डॉटर सेल। ये डॉटर सेल्स हैं, ये इनको बोला है डॉटर सेल, ये मदर सेल। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिज्म। तो ये हेल्प क्या करते हैं कि कोई भी टिश्यू या कोई भी सेल को रिपेयर करना है या ग्रोथ करनी है तो उसमें हेल्प होगी। The specific cell of reproductive organ or tissues in animals and plants divide to form gametes which after fertilization give rise to offspring। क्या होगी यहाँ पे? कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, जब जाइगोट की फॉर्मेशन होंगी, सेल डिवाइड करेंगी और फिर आगे फिर उस सेल की ग्रो होगी, आगे फर्दर और डिवाइड करेगी, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा और फिर एक नया ऑफस्प्रिंग बन जाता है। तो ये सेल्स ही तो है जो डिवाइड करती जा रही हैं। एक सेल सिंगल थी और इसमें फिर बहुत सारी सेल बनेंगी, डिवाइड होती जा रही है। एक सेल 2 बनेगी, 2 से 4 बनेगी, इस तरीके से। दे डिवाइड बाय डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। जो ये आपकी रिप्रोडक्टिव वाली सेल से एक अलग तरीके से डिवाइड करते हैं जिसको हम मियोसिस वाला प्रोसेस बोलते हैं। अब यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन होते हैं। कैसे जी? व्हेन अ सेल डिवाइड बाय मियोसिस, अगर कोई भी सेल मियोसिस वाले प्रोसेस से डिवाइड हो रही है तो क्या होगा? इट प्रोड्यूसेस 4 न्यू सेल। मियोसिस में एक मदर सेल 4 में डिवाइड होगी और माइटोसिस में मदर सेल 2 में डिवाइड हो रही है। अब यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा? यहाँ पर क्या था? मदर का सेम था, यहाँ पे मदर का हाफ हो जाएगा। ये देखिए, ये डायग्राम जरूर याद रखिएगा। ये देखिए कैसे हुआ था, यहाँ पे एक मदर सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होगी, यहाँ पर एक मदर सेल 2 डॉटर में, फिर फर्दर उन्होंने डिवाइड करा, है ना, 4 में डिवाइड हो गई। तो माइटोसिस मियोसिस चैप्टर कंप्लीट। ये है आपकी चैप्टर की समरी जो आप पढ़ेंगे और क्विक रिवीजन करेंगे। अब बात आती है कुछ एक्सरसाइज की। मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट एंड एनिमल सेल्स।
तो यहाँ पे डिफरेंस बताना है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, जो हमने अभी पढ़ा है। हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट आपको बताना है कि प्रोकैरियोटिक सेल किस तरीके से डिफरेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के। व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर। क्या होगा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, खराब हो जाएगी, टूट जाएगी, तो क्या होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग होती है किसी भी सेल की, अगर वही ख़राब हो जाएगी तो उसके अंदर की जो ऑर्गेनेलीज हैं वो सब बाहर आ जाएंगी, है ना, और बहुत सारा मटेरियल अंदर आ जाएगा, तो सेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर वाज नो गोल्गी apparatus। अगर गोल्गी apparatus नहीं होगा तो सेल का क्या होगा, सेल का कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन वगैरह कुछ नहीं बन पाएंगे, एनर्जी नहीं मिलेगी तो सेल कैसे काम करेगी। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर, कहाँ पर लिपिड्स और प्रोटीन्स बनते हैं, कैसे सिंथेसाइज होते हैं। हाउ डू अमीबा ऑब्टेन फूड, फूड कैसे ऑब्टेन, कौन से प्रोसेस से ऑब्टेन करता है अमीबा। ऑस्मोसिस क्या होता है। फिर ये आपको एक एक्टिविटी दी गई, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए। चैप्टर खत्म, लास्ट क्वेश्चन हो रहा है। विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। किस तरीके का सेल डिवीजन चाहिए होता है ग्रोथ और रिपेयर के लिए किसी बॉडी के। तो एक और डिवीजन का नाम बताना है जो कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में। तो माइटोसिस पहला, फिर होगा मियोसिस। ये होगा ग्रोथ वाला, ग्रोथ और रिपेयर, और ये क्या होगा, ये वाला यहाँ पे हमने पढ़ा था ऑफस्प्रिंग्स के लिए, है ना। तो ये चैप्टर खत्म, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। एंड नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल के साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए, अपने आप को अपडेट करते रहिए। डेली कोई ना कोई चैप्टर आपका डलेगा हमेशा। एंड आप प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और बच्चे भी इस वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।